अच्छा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की मैंने आज आपको एक पीपीटी सेंड करी थी, ठीक है। इनिशियल जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वी विल स्टार्ट विद दैट पार्ट ओनली, और फिर उसके बाद एज सून एज द एनालिटिकल पार्ट कम्स, हम उसको फिर बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल पार्ट, जो कि है आपका, सॉरी, थ्योरेटिकल पार्ट। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और हम वापस, ओके, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, और इनिशियली इनफैक्ट उसके बाद ये काफी एनालिटिकल भी हो जाता है। बट इसके अंदर जो भी कुछ एनालिटिकल पार्ट है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशंस की ही बात रह जाएगी सारी की सारी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या करने की कोशिश की थी और क्या उसने ऑब्जर्व किया, इन सब चीजों को इन स्लाइड्स में हमने सम अप किया है। जो एपारेटस था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग का, वो ये था कि उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, और उस थिन गोल्ड फॉइल को उसने एक्सपोज कराया अल्फा बीम के साथ। और वो जो अल्फा बीम का सोर्स था, दैट वाज बिस्मथ 214, या फिर रेडॉन ले सकते हैं, उसको उसने लेड बॉक्स के अंदर प्लेस करा, और उस लेड बॉक्स के थ्रू एक स्लिट बनाई, जिस स्लिट के थ्रू ये अल्फा रेज गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रोजेक्ट की गई। जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेज को प्रोजेक्ट किया, तो जो अल्फा बीम्स थी, उन्होंने गोल्ड एटम के साथ कुछ इस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने वहां से ऑब्जर्व करा, और उसने ये देखा कि कुछ अल्फा रेज या कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए विदाउट एनी डिविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हल्का सा डिफ्लेक्ट करके एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री उन्होंने फॉलो करी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अपने पाथ पर ही वापस आ गए, यानी कि सो कॉल्ड रिफ्लेक्ट बैक हो गए। So these were three broad observations by Rutherford alpha scattering experiment. अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ने इस पर्टिकुलर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था, तो उसने सोर्स लिया था रेडॉन Rn222, और गीगर मार्सडन ने इसको परफॉर्म करा बिस्मथ 214 के साथ। तो जो स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल था इन केस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो था 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इन केस ऑफ गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल जो लिया रदरफोर्ड ने, वो 10 टू द पावर -6 मीटर्स लिया, और गीगर मार्सडन ने 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। एग्जाम में थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपका सिलेबस रिड्यूस होता है, तो यानी वो पूछ सकता है what was the difference between the actual Rutherford experiment and Geiger Marsden experiment. So you can sum up the differences with this table कि रदरफोर्ड ने, देखा जाए, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, उस एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा फाइन ट्यून करने का काम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में किया गया। गौर से देखो कि स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज इंक्रीज्ड इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट by a considerable amount। ये 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड था, एंड दिस इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसको 0.16 लिखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाता है, 10 to the power 8। इधर अगर हम थिकनेस ऑफ फॉइल की बात करें तो वो 10 टू द पावर -6 मीटर था, यहाँ 10 टू द पावर -7 मीटर्स था, यानी कि और ज्यादा थिन फॉइल यहाँ पर यूज करी, सो दैट कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हम लोग यहाँ से अचीव कर पाए।
यहां अगर इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल गए उनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया, दिस ग्राफ इज हैविंग दिस काइंड ऑफ पाथ, जो कि एक इनवर्स रिलेशन में जनरली हमें देखने को मिलता है। और इसका जो रिलेशन था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon, oh sorry, inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2। इसको हम लोग रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल भी कह सकते हैं। ये रहा, n theta is directly proportional to 1 upon sin to the power 4 theta by 2। अब इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी और उनके क्या क्या कंक्लूजन्स थे, ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स क्या रहे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के। पहला तो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil. It indicates that most of the space in an atom is empty. Second, some of the alpha particles were scattered only by some angles, small angles of the order of few degrees। तो कंक्लूजन ये निकला that alpha particles being positively charged and heavy compared to electron could only be deflected by heavy and positive region in an atom। It indicates that a positive charges and most of the mass of the atom are concentrated at the center, और उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस। Third, a few alpha particles, 1 in 9,000, were deflected through large angles, even greater than 90 degrees. Some of them even retraced their path, and the angle of deflection was 180 degrees। तो ये रिफ्लेक्शन होता हुआ, उसने बोला कि यहाँ से रिफ्लेक्शन भी हो सकता था या कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक कर गए। तो अल्फा पार्टिकल्स which travel towards the nucleus directly get retarded due to the Coulomb force of repulsion and ultimately comes to rest and then fly off in opposite directions। अब ये जो तीन कंक्लूजन थे जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ये तीन कंक्लूजन्स सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे जो कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से हमें मिले। एंड दीज कंक्लूजन्स वर अगेन फाइनली ट्यून्ड बाय द गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर एक नई चीज निकल के आती है, और वो नई चीज ये, जो कि इसके थर्ड पार्ट में इसने कहा that some of them even retraced their path, that is the angle of deflection was 180 degrees। तो ऐसा हो क्यों रहा था, और क्या सच में ऐसा होता है कि जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्रीज हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। यहां से एक नई चीज भी हम कैलकुलेट करेंगे, और इनफैक्ट जब इसकी थ्योरी में हमने और ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया और ज्यादा इसकी कुछ कैलकुलेशंस किए, तो समझ में ये आया कि इट वाज इनिशियली स्टेटेड दैट कि अल्फा पार्टिकल्स when they bombard with the nucleus or with the heavy positively charged part where the whole mass of the atom was supposed to be concentrated and it is called nucleus, तो वो उससे टकरा के वापस आ गया, उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। तो ये एक कंक्लूजन निकाला गया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेट्स से कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, और जैसे ही वो एक हेवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास आ जाएगा तो उसको एक रिपल्सिव कूलम फोर्स वो ऑब्जर्व करेगा और अपने ही पाथ पर अपने ही पाथ को वो रिट्रेस करेगा, यानी कि उसके ऊपर रिट्रैक्ट कर जाएगा या रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है जहां से वो अल्फा पार्टिकल ऐसा करता था, तो वो डिस्टेंस क्या था, और उस डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है या उसको क्या नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एग्जैक्टली है क्या, और कैसे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, अगर बेटा हमारे पास लेट्स से हम ये माने कि ये एक एटम, और बिल्कुल एटम के सेंटर में ये हमारे पास न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसका मास नंबर z है, तो हमने इसको Ze से रिप्रेजेंट करा, एटॉमिक नंबर z है और हमने इसको Ze से रिप्रेजेंट करा, विच डिफाइंस द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द न्यूक्लियस। अब लेट्स से कि एक अल्फा पार्टिकल था जो कि इसको अप्रोच कर रहा था। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी which was given by or which is given by half m alpha v alpha square। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाता है कूलम फोर्स इंक्रीज करती चली जाती है। हमें ये पता है कि F कूलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगी जहां पर ये कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा, तो वो जो पोजीशन है वहां से लेके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को आर नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मुझे कैलकुलेट करना है, इस आर नॉट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे आर नॉट को कैलकुलेट, देखो जरा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कंपेरेबल विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पॉइंट पर लेट दिस पॉइंट इज ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, the kinetic energy of alpha particle is comparable with the potential energy of the system। अब potential energy of the system आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो था K Q1 Q2 by R। R क्या होगा, R नॉट, the distance between these two। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल था हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। तो R नॉट की वैल्यू आपको यहां से मिल गई कि Q1 Q2 by half m alpha v alpha square। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो k की वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught into half m alpha v alpha square। ऊपर आप इसको लिख सकते हो Q1 को आप लिख सकते हो, अल्फा पार्टिकल है तो इसका चार्ज कितना होगा 2e, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा Ze, so 2e into Ze। So R naught can finally be written as k, 2 times of Z e square upon 4 pi epsilon naught half m alpha v alpha square। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. This is the distance of closest approach। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? अच्छा, पेपर में ना आ जाता है बेटा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना, लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आएगी पेपर में और कुछ नहीं आएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, और लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज the perpendicular distance between the perpendicular distance between
the velocity vector of alpha particle between the velocity vector of alpha particle and it is defined as the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle and the center of the nucleus when alpha particle is far away from the nucleus. When alpha particle is far away from the nucleus. लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर. It is defined as the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle, the velocity vector of alpha particle and the center of the nucleus when alpha particle is far away from the nucleus. लिख लिया? Yes sir. So its formula is given by B is equal to ZE square cot theta by 2 upon 4 pi epsilon naught half m v square. Its formula is given by ZE square cot theta by 2 upon 4 pi epsilon naught half mv square. Now what is this theta? ये theta कहां से आया? देखो बेटा, अगर हम ये कहें कि ये अल्फा पार्टिकल है and this alpha particle was approaching towards the center of the nucleus, so there must be another alpha particle which must be approaching towards the atom और वो ऐसे जा रहा था and suddenly इसके बाद वो कुछ अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दे और वो डिविएट कर दे. तो एक्चुअल में उसने अपनी ट्रेजेक्टरी में कितना चेंज किया? अगर मैं यहां से एक टेंजेंट प्लॉट करके ये एंगल फाइंड आउट करूं थीटा, सो दिस इज द एंगल थीटा बाय व्हिच इट गेट्स डिविएटेड. तो यही एंगल हमने यहां पर यूज किया है और b को कैलकुलेट किया है. सो डेरिवेशन ऑफ दिस b इज नॉट इन योर कोर्स, ओनली डेफिनेशन एंड फॉर्मूला इज देयर. ठीक है? Yes, sir. तो इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है बेटा द इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. या हम ये कहें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं निकालते यहां पर, पहले यहां निकाल लेंगे द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अच्छा, इससे पहले हम बोर्स थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली इज द बोर्स थ्योरी? ठीक है, अब बोर्स थ्योरी क्या होती है? बोर्स थ्योरी को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो या हमें समझना हो तो हमें बोर्स के पोस्टुलेट्स याद करने पड़ेंगे. और बोर के पोस्टुलेट्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे होंगे. पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री में बोर्स पोस्टुलेट्स? यस सर. तो बताएं क्या थे बोर्स के पोस्टुलेट्स? बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था और क्या है बोर्स थ्योरी? इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a set orbit. सर उस ऑर्बिट में वो एनर्जी को वो नहीं करता और उसमें mvr is equal to nh upon 2 pi. अच्छा चलो लिखो, फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो बोर का. An electron in an atom could revolve in certain orbits.
This is Bohr's theory, और Bohr's theory में we are discussing the first postulate, और first postulate कह रहा है an electron in an atom could revolve in certain orbits without the emission of radiant energy. Certain orbits without the emission of radiant energy. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज को अगर हम समझें फर्स्ट पोस्टुलेट को, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है जो प्रिडिक्शंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने दिए थे उसके अकॉर्डिंग। अब ऑब्वियसली अगर वो किसी एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर कुछ एनर्जी का रेडिएशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी। ठीक है, Yes, sir. लिखो सेकंड पोस्टुलेट। एक्चुअली जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, इसके लिए आप ये भी कह सकते हो, कभी हो सकता है एग्जाम में ये बात पूछ ली जाए, इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी इज द वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो यस, लिख लो बेटा इस बात को, दैट द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी वाज इन वायलेशन विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। Second postulate, देखो, it defines the stable orbits. It defines the stable orbits and states that electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus only in these orbits for which only in these orbits for which angular momentum is some integral multiple of angular momentum is some integral multiple of a factor h upon 2 pi, a factor h upon 2 pi, where h is Planck's constant, where h is Planck's constant and its value is 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule seconds. Minus 34, 10 to the power minus 34 joule seconds.
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट mvr is equals to nh upon 2 pi, where h is Planck's constant and its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds. Next लिखो third postulate. It states that an electron might made a transition. It states that an electron might make a transition from one of its specific non-radiating orbits, to another of lower energy, non-radiating orbits to another of lower energy. And during the process, a photon is emitted. And during the process, a photon is emitted having the energy equal to and during the process, a photon is emitted having the energy equal to the energy difference of the two specific orbits between which the transition is made. ठीक है? Yes, sir. Yes. यानी जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कहता है that h nu is the energy which photon is radiating and is equal to E2 minus E1. कहने का मतलब लेट्स से कि ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus. अब मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर रिवॉल्व कर रहा था और इसका अपना कुछ एनर्जी लेवल था और वो जंप करके आ जाए इस एनर्जी लेवल पर, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सम एनर्जी विल बी रेडिएटेड एंड दैट रेडिएटेड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, और यानी कि वो आपके पास एक लाइट के स्पेक्ट्रम में होगा और उस एनर्जी की अगर हम बात करेंगे जिस एनर्जी से वो फोटोन रिलीज होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ दीज टू स्पेसिफिक ऑर्बिट्स विद इन विच द ट्रांजिशन इज मेड. ठीक है? Yes, sir. नाउ यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में each and every step is important because हम जहां से शुरुआत करेंगे और हम कहां पर एंड होंगे it will be very surprising for you. हमारा जो मेन मोटिव है अब यहाँ पर ये निकालना है कि यहाँ एनर्जी कितनी होगी और ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, हम ये कैलकुलेट करें. इट मींस एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, बट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए
हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो बीच में हम लोग कुछ ऐसी चीजें कैलकुलेट करेंगे जो कि अभी आपको लग रहा है कि शायद इतनी यूजफुल ना हो. सो वी विल स्टार्ट विद द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी कुछ यहां पर कर रहे हैं, this particular theory, whatever atomic theory we are right now discussing, is only valid for hydrogen and hydrogen alike atoms. तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलाइक एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी हम यहाँ पर देखेंगे, that will also be for hydrogen and hydrogen alike atoms. So we will start with the radius of hydrogen atom. ठीक है, तो टॉपिक है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अच्छा देखो, आपने हो सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब चीजें पहले पढ़ रखी हो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग और आपका बोर्स थ्योरी. केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना. बेटा क्या ये आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है? Yes, sir. ठीक है, लेकिन जो डेरिवेशंस अब हम यहां से करेंगे शायद उसके रिजल्ट्स ही पढ़ रखे होंगे, डेरिवेशंस नहीं पढ़ी होंगी, बट दीज डेरिवेशंस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर पेपर. तो ये हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा चलो, मान लिया कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है दैट इज प्लस Zd, और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और ये हमने कहा इस सेंटर से रेडियस r. अब इस r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. इस r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजों को खास ध्यान रखना है. कैसे कर सकते हैं? अच्छा चलो, इसके ऊपर सबसे पहले देखें कि कौन कौन सी दो फोर्सेस काम कर रही होगी. पहली फोर्स तो जो इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो होगी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी फोर्स जो कि इसको सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करवा रही है वो है इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So centrifugal force is mv square by r, and which is exactly balanced by the electrostatic force, and electrostatic force is given by k. इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, इसका चार्ज Ze अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, यहां पर अगर हम r से r कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास बचेगा r is equals to kz e square by mv square. ठीक है, लेकिन v भी तो यहां पर एक वेरिएबल है, तो हमें v की वैल्यू तो पता ही नहीं. अगर हम r की कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो v मुझे नहीं पता. तो v कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? यूजिंग बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, और वो हमें ये कहता है कि mvr is equals to nh upon 2 pi. मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लेता हूं, which is nh upon 2 pi mr, और इसको हम उठाकर पुट कर दें यहां पर, तो r is equals to kz e square upon m n square h square upon 4 pi square m square r square. अब अगेन यहाँ पर दो r हो गए आपके पास, तो एक काम करो, इस वाले r से ये वाला r कैंसिल आउट कर दो, इस वाले m से ये वाला m कैंसिल आउट कर दो. नाउ वी हैव n square h square upon kz e square 4 pi square m is equal to r.
अब यहां जरा ध्यान से देखें, सभी चीजें कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, k आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, z 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, e का स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है आपको, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो सभी कुछ कांस्टेंट होने के बाद जो r की वैल्यू आपके पास आएगी, r इज इक्वल्स टू, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। तो r हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, रफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब r की वैल्यू हमें पता लग गई, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी कभी निकालनी पड़ जाए तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, with which the electron is revolving around the nucleus। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करें, velocity of electron in first orbit of hydrogen atom। अच्छा देखो ध्यान से, v is equals to nh upon 2 pi mr। ये रिलेशन है हमारे पास, हमें पता है कि भाई वेलोसिटी यही होती है, v Yes, is sir. equals to nh upon 2 pi mr। अब ये अगर मुझे पता है तो वेलोसिटी निकालना आसान है, r की ये कांस्टेंट वैल्यू उठा के यहाँ डाल दें, तो v is equals to nh upon r हमने कैलकुलेट करा था 2 pi as it is, mv as it is, और r की वैल्यू n square h square upon k z e square 4 pi square m, ठीक है। अब देखना ध्यान से, NH से एक n एक h कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं v is equals to k z e square 4 pi square m upon 2 pi m nh। m से m कैंसिल आउट हुआ, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so v is equals to kz e square 2 pi upon nh। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यहाँ k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और n और h भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब अगर ये सब कुछ मुझे कांस्टेंट यहां पर मिल जाता है तो एक काम आप यहां से कर सकते हो, और वो ये कि आप इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाइंग विद c, मैं लिखता हूं इसको डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद c। तो देखो वेलोसिटी आपको मिलेगा v is equals to kz e square 2 pi into c upon nh into c। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आपके पास c by n बचेगा, आप इसको लिख सकते हो c by n into
kz e² 2 pi अपॉन h, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है आपके पास, दैट इज 1/137। सो v is equals to c by n times 1/137। यानी अगर हम ब्रॉडली बोले तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन एन ऑर्बिट, दैट इज 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, Yes, sir. इस पर्टिकुलर रिलेशन को एक नाम दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे बोर्ड में अगर नहीं भी पूछा तो हो सकता है कि वो ये पर्टिकुलर बात आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले, लेकिन बोर्ड में ये क्वेश्चन इस नाम से कई बार आ चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो वो आपसे बोल सकता है कि डिराइव अ रिलेशन फॉर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो जब भी कभी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, यानी ये पर्टिकुलर कांस्टेंट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी का रिलेशन वहां पर लिया उसने 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, Yes, sir. अब क्योंकि हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n1 ले सकते हैं, बट अगर कोई सेकंड ऑर्बिट भी होगा तो उसके अंदर फिर n की वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इट इज ऑलवेज 1/137 टाइम्स ऑफ c। तो अगर वैसे एक मोटा मोटी एक कैलकुलेशन देखें, 1/137 को लेट्स से कि हम 100 ही कंसिडर करें अगर, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So it is approximately somewhere 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और 37 से भी अगर डिवाइड होगा अभी तो मोटा मोटी कैलकुलेशन 10⁶ में ही आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी स्पीड होती है, बहुत लार्ज स्पीड है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगने के बाद अब यहां से आप कुछ और छोटी छोटी सी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो मुझे टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अब v को आप अगर लिखना भी चाहें तो v = r⍵ लिख सकते हो। Yes, sir. v = r⍵, बट ओमेगा क्या होता है बेटा, 2πf। सो v = r 2πf, तो f हो जाएगा v/2πr। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और r की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये रही, और नहीं तो बेटा v की वैल्यू हमें पता है। v की वैल्यू क्या होती है, NH/2πmr। यहां पुट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा NH/2πr, और साथ ही साथ आ गया 2πmr। ठीक है, तो यहां से 1/2πr, ये तो आपने कांस्टेंट ही रख लिया, अंदर बच गया आपके पास NH/2πmr। ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जब आप वैल्यूज डालोगे, आर की वैल्यू आपको पता ही है कि 0.53 होती है, यहाँ पर भी डल जाएगी। ठीक है, और बाकी n की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता होगी, और m भी पता है आपको, सारी की सारी वैल्यूज आपको मालूम है।
ये सब कुछ अगर आप डाल दें तो फ्रीक्वेंसी आती है आपके पास 6.56 into 10 raised to the power 15 rotations per second। तो अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो निकल जाएगा यहां से। टाइम पीरियड क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी या n बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो इतना पार्ट क्लियर है। वेलोसिटी, रेडियस और फ्रीक्वेंसी, क्या ये सब कुछ क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? कुछ पूछना है? बोलो बेटा, इसमें से कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, अच्छा कोई इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है क्या? मेरे लैपटॉप में बेटा स्क्रीनशॉट आज आ नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। Yes, sir. एक बार लेके बेटा इसको बुक पे डाल देना। Okay, sir. ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन के पास एक्चुअल में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी कितनी रहती है। ठीक है, तो हम वो टोटल एनर्जी यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक भी आपने देखा कि नथिंग इज टू डिफिकल्ट हियर, बस हमें सबसे पहले रेडियस निकालना आना चाहिए था। तो रेडियस हमने निकाल लिया बाय कंपेयरिंग द टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सभी कुछ इजीली कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर अलग से कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हर चीज के लिए लग नहीं रहे हैं। तो दिस डेरिवेशन में सीम वेरी लेंदी, ठीक है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देयर, बट दिस इज इजी वन। ठीक है, तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, बट किसी भी फॉर्मूला के अंदर ऑब्वियसली आर का ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो गए, बट इसको कैलकुलेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप कभी भी इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, बस पता ही होना चाहिए कि फोर्सेस को ही कंपेयर करना है। ठीक, Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो है बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें? अब मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और उसकी एनर्जी जो वो पोजेस करेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पोजेस करेगा वो कितनी हो सकती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम will be the sum of its potential as well as its kinetic energy। ठीक बात है? Yes, sir. तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालनी है, तो देखो अब काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर मुझे वी की वैल्यू ये वाली याद होनी चाहिए, फिर हम ये वी की वैल्यू डालेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको और आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। हमें ये फोर्सेस दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. अगेन सेम यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी देखो जरा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। mv square by r is equals to kz square by r square।
एक r से ये वाला r कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाय r। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड्स, सो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। v को याद रखने की जरूरत नहीं है यहां से, क्लियर है? Yes, sir. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। R तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ही, रेडियस है ही। Q1 क्या है? चार्ज। चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन। साइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ वापस, जब हम पोटेंशियल करते थे, पोटेंशियल के टॉपिक्स को जब हमने डिस्कस किया था, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और पॉजिटिव और नेगेटिव का वहां पर इफेक्ट पड़ता है, तो हम नेगेटिव साइंस जनरली कंसिडर करते थे, बट व्हाइल टेकिंग फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम नेगेटिव साइंस को कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी से और डायरेक्शन वहां पर उसको कंपेंसेट कर देता था। तो यहां पर भी आपको नेगेटिव साइन को यूज करना पड़ेगा। So this will be minus of ke ze upon r, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, जिसको कि आप EP लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर plus of half kz e square by r. So this will be equal to kz e square by r minus 1 plus 1 by 2. तो आंसर होगा E total is equals to minus of half kz e square by r. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. So this is energy of electron. Next class में एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब हम शुरू करेंगे, तो उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम की शुरुआत यहीं से की जाएगी, इसी एनर्जी के रिलेशन से की जाएगी। तब तक के लिए ये जो भी कुछ डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, इनको अच्छे से करें। एंड अगेन आई एम सेइंग कि बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी करके उसको फिनिश ऑफ नहीं करा है, देन डू फिनिश ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्लास होनी जरूरी है, उसकी रिवीजन होनी जरूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो चैप्टर अच्छी खासी वेटेज का आएगा। ठीक है? Yes, sir. जिन्होंने क्लासेस पहले Yes, sir. अटेंड नहीं करी थी, वो लोग रे और वेव ऑप्टिक्स की क्लासेस एक बार वीडियोस प्रॉपर्ली देख लें। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी परसों शाम को। Thank you, Sure. sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you. ओके बेटा।